आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है। मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं, ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं है, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है? कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा।
सही बात है ना? सही बात। कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया? पढ़ाई की, कितने साल की? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई? मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 33 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है। राइट?
अब क्या, ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तभी मान ली बात, तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया, फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी, किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं, एक सेकंड में पहचान लेता हूं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं समझ आ जाता है ये मजदूर है या ये किसान है, हाथ से पता लग जाता है, छिले हुए हाथ होते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूं, प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती? और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते? ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं। तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाइयों और बहनें, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000, 15,000, 20,000 चल लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ध्यान सही जगह जाए। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। आपने पढ़ा कहीं? गले लगाने की बात होती है। अच्छा ठीक है, देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं। नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है राहुल जी, बीजेपी की सरकार में हम तो सड़क पर, शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते। तो डर फैला दिया है। सही सही। अच्छा, आपने शिव जी की फोटो देखी है? उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं
डरो मत। हिंदू धर्म कहता है डरो मत। और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूं आपको। मैं सोच रहा था, आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी? किसी ने किसी को मारा? किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है? किसी ने कहा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? नहीं। किसी ने यह पूछा तुम स्त्री हो या पुरुष हो? किसी ने यह पूछा तुम्हारी क्या जात है? बिल्कुल नहीं। कपड़े भी नहीं पूछे, कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने एक, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए। मैंने देखा वो, तो सब जानवर आए, सब लोग आए और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ही ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कभी कभी कोई गिर जाता, जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे, धड़ाम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए। 1 सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे, 1 सेकंड में, टाइम नहीं लगता था। यह है हिंदुस्तान। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सच्चाई समझनी होगी। सच्चाई यह है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी। अभी भाइयों और बहनों, ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये देश की सच्चाई है। हाईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे, और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे। 24 घंटा
राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिग्रहण बिल, भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिग्रहण बिल लाया, कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में। हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप। क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है, और लगाया। पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में। कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर एक महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। देखो सच्चाई कैसे काम करती है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से सच्चाई बाहर आ जाती है। और ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की है। क्यों? क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है। यह सच्चाई है और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। और ये जो हमारा तिरंगा है इसको हम श्रीनगर में जाके वहां पे लहराएंगे। और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे, हजारों लोग चलोगे। तो भाई और बहनों देखिए, सच्चा मुकाबला दुनिया में, सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। ठीक है, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया। तो भैया प्रधानमंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मगर देखिए, कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपके जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है।
और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए, इसी से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और ये हम करके दिखा देंगे। ये देश कर सकता है, करके दिखा सकता है। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की।
बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी। ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡ 40 ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ಶಾಲೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು 13,000 ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कर्नाटका के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ನೋಟ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಕೇವಲ 3-4 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಲೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜನತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದು ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜನತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। और बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा के छोड़ेगी। ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ತಾವು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ। और आज हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की याद करते हैं। आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा,
मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था, फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था। घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया, और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं। तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया। मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था अब 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है, और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं। मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो,
और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर, नहीं सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। तो देश में कभी कभी यह विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से
सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है, और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे, जिसको हम यहां शून्यता, फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जनतो कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं, वहां बसवा जी ने यह बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण करना, अपनी कमी देखना। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था। इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है।
तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। जो आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था, पैदल चल रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना, और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से, और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं,
सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया, उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर
मुझे गाड़ी में वापस ले गए। प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फ़ोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है? कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। अब देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पे कर रहे हैं। मुझे गाली देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको शून्यता की बात की, शिव की बात की, उसको मैं समझता हूं।
और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें, जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें, उससे मैं सिर्फ सीखता हूं। तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूं। मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे वो वैष्णव जंतो है, चाहे वो शंकर देव जी हैं, बसवा हैं, नारायण गुरु हैं, तिरुवल्लुवर हैं जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं, फूले जी हैं, और जो कश्मीरियत हैं, ये इस विचारधारा पे आक्रमण कर रहे हैं। और ये जो विचारधाराएं हैं, ये इस देश की नींव है, इस देश की फाउंडेशन है। और आपने जो किया, जो यात्रियों ने किया, हम सब ने किया, इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैंने ये काम, और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है, उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। तो आपने, देश की जनता ने हमारा समर्थन किया। हमारी कोशिश है कि हमें, बीजेपी ने एक जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका दिखाया है। हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका, जो हिंदुस्तान का तरीका है, मोहब्बत का तरीका है, वो हम देश को दिखाएं। हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, इज्जत का देश है, भाईचारे का देश। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद।